Dear students of class 12th, welcome once again on your favorite channel Amazing Physics Tutor and myself Pankaj Kumar Tripathi. Today we are going to study about quality factor and sharpness of resonance in series LCR circuit. इससे पहले वाले वीडियोस में आपने क्या पढ़ा था? फेजर डायग्राम, वोल्टेज करंट रिलेशन, मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है उसको हम एक बार समझते हैं। क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इक्वल्स टू ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। यहां पर ओमेगा आर क्या है? रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। जरा इसको हम समझ लेते हैं इस रेजोनेंस कर्व से। रेजोनेंस कर्व किसके किसके बीच होता है? तो रेजोनेंस कर्व हमेशा करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच बनाया जाता है। तो करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच हमने एक कर्व बना रखा है। सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम हो जाती है सर्किट के अंदर। तो इस ओमेगा आर को बोलेंगे हम रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ये दो ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जिन पर करंट की वैल्यू आई नॉट के 1/√2 टाइम्स हो जाती है, यानी आई आर एम एस इक्वल टू हो जाता है आई नॉट /√2। तो इनको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज भी कह सकते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन पर जो पावर होगा, करंट आई नॉट के 1/√2 टाइम्स है, तो पावर जो है हाफ के इक्वल हो जाता है। कैसे हो जाता है जरा चेक करते हैं। इनपुट पावर पी आई नॉट करंट के लिए हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर फॉर रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 के लिए पीओ आउटपुट पावर कितना हो जाएगा? तो यहां आई नॉट के प्लेस पे हम यूज करेंगे आई नॉट /√2 का स्क्वायर इंटू आर। तो यहां से ये आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर /2 आर, और आई नॉट स्क्वायर आर को हम क्या बोलते हैं? पी आई। तो आउटपुट पावर कितना गया बेटा? पी आई/2। तो ये हो गया आपका आउटपुट पावर हाफ ऑफ इनपुट पावर के बराबर। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 को हम क्या बोलेंगे? ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, और ओमेगा 2 और ओमेगा 1 के डिफरेंस को हम बोलेंगे बैंडविड्थ, सर्किट का बैंडविड्थ। ओमेगा आर के जो राइट साइड में नियर बाई फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा 2 है, ओमेगा आर के पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा 1 है। तो दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी to the bandwidth of circuit। यहां हम सीरीज एलसीआर सर्किट के विषय में पढ़ रहे हैं, तो सीरीज एलसीआर सर्किट का ये बैंडविड्थ हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो ये आपका हो गया क्वालिटी फैक्टर। अब क्वालिटी फैक्टर से हमें क्या पता चला है कि क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ।
यानी बैंडविड्थ लार्ज है तो क्वालिटी फैक्टर स्मॉल होगा, बैंडविड्थ स्मॉल है तो क्वालिटी फैक्टर लार्ज होगा। तो इस क्वालिटी फैक्टर से हमें क्या पता चलता है, इसका हम सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है जरा समझते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी फैक्टर, तो अभी अभी क्या पढ़ा आपने, Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या है, बैंडविड्थ, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। सो क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ स्मॉल होने पर क्वालिटी फैक्टर ज्यादा हो जाएगा। इफ Q is if omega 2 minus omega 1 इक्वल्स टू स्मॉल या लो, तो Q क्या हो जाएगा, हाई। एंड इफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दैट इज बैंडविड्थ इज लार्ज, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो। तो जो क्वालिटी फैक्टर है उससे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मेजर किया जाता है कि वो जो रेजोनेंस कर्व आ रही है वो कितनी शार्प है। शार्प का मतलब वो कितनी सेलेक्टिव है, किसी पर्टिकुलर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज में से कैसे सेलेक्ट करेंगे। मान लो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं 100, 200, 300 हर्ट्ज, और उसमें से हमें पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारा जो सर्किट होना चाहिए उसमें रेजोनेंस शार्प क्वालिटी का होना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आपको पता है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होती है, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 को हम अभी कह रहे हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और यहां बैंडविड्थ है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो क्वालिटी फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर Q की वैल्यू हाई है तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस हाई होगा, और Q की वैल्यू लो है तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस लो होगा। दैट इज क्वालिटी फैक्टर measures the sharpness of resonance of a circuit। तो जो क्वालिटी फैक्टर है वो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को मेजर करता है। अगर Q की वैल्यू हाई है तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस हाई होगा, Q की वैल्यू लो है तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस लो होगा। तो ये था इसका सिग्निफिकेंस, यानी Q की वैल्यू हाई है, इफ Q इक्वल्स टू हाई, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज हाई, and circuit is selective for different types of frequencies। और अगर Q की वैल्यू लो है, if Q equals to low, तो sharpness of resonance is low and circuit is
लेस सेलेक्टिव। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी फैक्टर। अब हम क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला निकाल देते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्वालिटी फैक्टर का एक और हम फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। अनदर फॉर्मूला ऑफ क्वालिटी फैक्टर अनदर फॉर्मूला ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस। दोनों तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्वालिटी फैक्टर को। तो इसको दोनों तरीकों से निकाल के देख लेते हैं। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है IXL, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होता है IR, इसी तरीके से वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है IXC, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर होता है IR। यहां I से I कैंसिल, यहां I से I कैंसिल, तो Q इक्वल टू XL की जगह आप लिख सकते हो ओमेगा L बाई R, या फिर लिख सकते हो XC की जगह पर 1/C ओमेगा, तो 1/C ओमेगा R। और आपने पढ़ा है कि जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है 1/√LC। तो हम इसको पुट कर देते हैं, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 1/√LC इंटू L/R, या फिर इधर 1/C ओमेगा के प्लेस पे यहां भी लिख दो 1/√LC इंटू R। तो यहां से देखो √L से L में डिवाइड कर देंगे तो ऊपर √L आ जाएगा और नीचे √C रहेगा, तो ये हो गया 1/R√L/C। ये हो गया क्वालिटी फैक्टर। और इसमें भी √C से डिवाइड कर देंगे C में, तो ये हो जाएगा √C और L ऊपर चला जाएगा, तो इट विल ऑल्सो इक्वल टू 1/R√L/C। तो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला आया, दूसरा फॉर्मूला Q इक्वल टू 1/R√L/C, इसको हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो यहां क्वालिटी फैक्टर रेसिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो क्वालिटी फैक्टर कम होगा, रेजिस्टेंस कम है तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, सर्किट मोर सेलेक्टिव होगा। तो ये क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर इंटर रिलेटेड है। मोर इज द क्वालिटी फैक्टर, शार्पर इज द रेजोनेंस। लेस इज द क्वालिटी फैक्टर, देयर इज अ लेस शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड सर्किट इज लेस सेलेक्टिव। तो ज्यादा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस होने से क्या होता है कि सर्किट के अंदर एक पर्टिकुलर करंट एडमिट होती है और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि आप स्टडी करते हो कि सीरीज LCR सर्किट एक्सेप्टर सर्किट होता है, इसको टीवी में रिसीवर सेट में यूज किया जाता है, वो सिग्नल को रिसीव करने के काम आता है। तो अगर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो सर्किट मोर सेलेक्टिव होगी और हम किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जिसे ऑब्टेन करना चाहते हैं उसे आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अब आते हैं, एक्सप्रेशन हमें निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर पावर, एवरेज पावर इन AC सर्किट। So now we are going to study expression for average power in AC circuit। तो पावर का फॉर्मूला हमें निकालना है, किसी AC सर्किट के अंदर पावर का फॉर्मूला क्या होगा और हम एवरेज पावर निकालने जा रहे हैं।
यानी हम एक फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, पी एवरेज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी आरएमएस, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट वी आई आरएमएस इंटू कॉस फाई। यहां कॉस फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। तो इसका प्रूफ हमें करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि लेट अल्टरनेटिंग करंट एट एनी टाइम टी, उसका इक्वेशन है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना हो जाएगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो जाएगा V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच एक फेज डिफरेंस होता है एसी सर्किट में, वो जनरल हमने मान लिया उसको फाइव। हो सकता है किसी सर्किट में इस फाइव की वैल्यू 0 हो, किसी सर्किट में फाइव की वैल्यू 90 हो, किसी सर्किट में फाइव की एक डिफरेंट वैल्यू हो। तो पावर निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, पावर इक्वल्स टू वी इंटू वाई, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो v के प्लेस पर हम लिख देंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, और i के प्लेस पे लिख देंगे इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। ये साइन a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है। साइन इसको हमने मान लिया a, इसको b, तो साइन a प्लस बी होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस माइनस, क्योंकि यहां प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, और इंटू यहां पर क्या है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसमें मैं वी नॉट और आई नॉट को एक साथ कर देता हूं, तो ये हो जाएगा वी नॉट आई नॉट, और साइन ओमेगा टी से प्रोडक्ट कर दो इसके अंदर ब्रैकेट में। तो साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस माइनस साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के प्रोडक्ट हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा P इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट इन द ब्रैकेट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव एंड प्लस माइनस, देखो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू साइन फाइव। ऐसा क्यों, क्योंकि मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां से हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2। तो हमने यहां साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी है यहां पर, तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के प्लेस पे साइन 2 थीटा बाई 2 हम इसमें पुट कर देंगे। तो इस तरीके से जो पावर हो जाएगा वो P इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट, ये हमारा जो पावर का इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो एवरेज पावर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज पावर निकालने के लिए हमें एक कंप्लीट साइकिल के अंदर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज पावर कैसे निकलेगा,
एवरेज पावर निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा P एवरेज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से T P dt बाई 0 टू T dt, यानी एक कंप्लीट साइकिल के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू निकालेंगे। इसको इंटीग्रेट करते समय हम ये लिमिट रखेंगे। तो एक तरीका ये है कि पूरे वैल्यू को एक साथ रख के हम निकाल लें, और दूसरा तरीका ये है कि हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साइन 2 ओमेगा टी इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज निकालें और उसकी वैल्यूज निकालकर इसमें हम पुट कर दें। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो यहां से P की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। P एवरेज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से T, P के प्लेस पर क्या आएगा, V नॉट I नॉट। इसको दो पार्ट में हम करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई dt प्लस माइनस इंटीग्रल 0 से T साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, और यहां पर है साइन फाई, तो इंटू साइन फाई dt, क्योंकि यहां dt है, P में dt से प्रोडक्ट हो जाएगा, ये दो टर्म हो गए, अपॉन इंटीग्रल 0 से T dt। तो एक साइकिल में dt का हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा, कितना होना चाहिए। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 इसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट करना होगा। तो इसको हम समझ लेते हैं। यहां से ये इक्वेशन हो जाएगा इंटीग्रल 0 से T, और इसमें कॉमन हो जाएगा V नॉट I नॉट कॉस फाई। तो P एवरेज इक्वल टू V नॉट I नॉट कॉस फाई कॉमन, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी, प्लस माइनस इसमें से 1/2 साइन फाई बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से T साइन 2 ओमेगा टी, और साइन फाई को भी बाहर ले लो, तो प्लस माइनस साइन फाई बाई 2 इंटीग्रल 0 से T साइन 2 ओमेगा टी डी टी। और वन कंप्लीट साइकिल के लिए आप एज इट इज dt का इंटीग्रेशन t होता है, तो 0 से T dt, इसको सॉल्व कर देंगे, तो इंटीग्रल 0 से T dt यहां रखेंगे। ये हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी क्यों रखा, क्योंकि हमें मैथ्स में एक फॉर्मूला मालूम है कि कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये हमने इसकी जगह पुट कर दिया है। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें P एवरेज आ जाएगा V नॉट I नॉट कॉस फाई, और 1 का इंटीग्रेशन देखो कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा T माइनस, और यहां से आप 2 भी बाहर ले लो बाई 2 का, 1 का इंटीग्रेशन T, और cos 2 में ओमेगा टी का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई, मैंने बताया था कि cos या साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसमें कोई ओमेगा टी करके भी फंक्शन आ जाए तो उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देते हैं। तो cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2 ओमेगा टी, और साइन 2 ओमेगा टी में 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी में 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा बाई 2 ओमेगा, और लिमिट रख देंगे 0 से T प्लस माइनस
साइन फाई बाई टू, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन देखो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, और लिमिट हो जाएगा 0 से t। और इसके बाद आप लिख सकते हो ये इंटीग्रल 0 से t dt था, जो टर्म इंटीग्रल 0 से t dt था, तो dt का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो t और लिमिट है 0 से t। तो ये दोनों में इंडिविजुअली हम पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगा v नॉट आई नॉट कॉस फाई बाई टू। पहले अपर लिमिट रखते हैं, न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, t माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, ये कैपिटल T पहले लिख दिया, फिर घटा के 0 रखेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे, t की जगह पे 0 तो 0, और इस t के प्लेस पे 0 तो साइन 0 0। इसी तरीके से दूसरे टर्म में साइन फाई बाई टू और माइनस कॉस, पहले का अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस 4 पाई हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी को हम 4 पाई कह देते हैं, और जब और बाई आपका 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा एज इट इज रख दो, कांस्टेंट है, इसे बाहर भी कर सकते हो, तो ये 2 ओमेगा इंटू 2 4 ओमेगा हो जाएगा, और अपर लिमिट हो गया कॉस 2 ओमेगा टी, जब 0 रखेंगे तो कॉस 0, ये आ जाएगा। तो यहां से अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं, और बाई टी, इन सभी के नीचे हमारा इक्वेशन हो जाएगा बाई टी। ये जो हमने लिमिट रखी है, इस वाले टर्म को फिर से समझ लेते हैं, cos 2 ओमेगा टी, पहले माइनस साइन है तो माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और जब हम लोअर लिमिट को रखते हैं तो सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये cos 0 हो जाएगा। जब हम माइनस कॉस 0 लिखेंगे तो घटा के लिखते हैं लोअर लिमिट को, तो ये प्लस 0 हो जाएगा, cos 0। अब आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा टी जो होता है वो 2 पाई होता है, तो cos 2 ओमेगा टी का मतलब है cos 4 पाई जो +1 होता है, और cos 0 आपका पता है आपको 1 होता है, और sin 2 ओमेगा टी जो होता है वो sin 4 पाई होगा। तो sin 4 पाई, साइन का कोई भी मल्टीपल हो, पाई का कोई मल्टीपल हो साइन के लिए, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब 0 होते हैं, तो sin 2 ओमेगा टी का sin 4 पाई हो जाएगा जो 0 होता है, cos 2 ओमेगा टी का cos 4 पाई जो +1, तो ये वाला टर्म है cos 2 ओमेगा टी cos 4 पाई +1, तो ये -1 हो गया, +1 है cos 2 ओमेगा टी मतलब cos 4 पाई +1 हो गया, तो -1 और +1 इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो हमें क्या टर्म मिल जाएगा, v नॉट आई नॉट कॉस फाई बाई टू इंटू टी, और ये साइन 2 ओमेगा टी वाला टर्म भी 0 हो गया, अपॉन टी, और ये टर्म आपका ऑलरेडी कितना हो गया, इसका डिफरेंस कर दिया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, -1 +1। तो आपका ये आ गया एवरेज पावर इन 1 कंप्लीट साइकिल, और यहां t से t कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये इक्वेशन हो जाएगा P एवरेज इक्वल टू v नॉट आई नॉट कॉस फाई बाई टू, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं v नॉट बाई √2 इंटू आई नॉट बाई √2 cos फाई,
और V0/√2 को आप क्या बोलते हो, Vrms, I0/√2 को आप क्या बोलते हो, Irms इंटू cos फाई। ये फॉर्मूला आ गया हमारा एवरेज पावर का। जहां cos फाई है उसको बोलते हैं पावर फैक्टर, और इसकी वैल्यू होती है R/Z, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। तो हर एक सर्किट के लिए इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी कर सकती है। तो ये था हमारा एवरेज पावर का फॉर्मूला इन एनी एसी सर्किट। अब हम किसी पर्टिकुलर सर्किट के लिए निकालना चाहें तो कुछ स्पेशल केसेस अराइज हो जाते हैं। तो यहां पर स्पेशल केसेस में आते हैं। केस 1, मान लो ये इफ सर्किट इज प्योर रेसिस्टिव सर्किट, यानी आर सर्किट, सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो, तो उसमें जो फाई होता है यानी वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो फाई की वैल्यू 0। तो फाई की वैल्यू 0, तो कॉस फाई कितना हो गया, कॉस 0 यानी कॉस 0 1। तो यहां पर जो एवरेज पावर लॉस आएगा इसे हम पावर लॉस भी कह सकते हैं। तो एवरेज पावर लॉस आ जाएगा P = Vrms इंटू Irms। ये आर सर्किट के लिए हो जाएगा। ये जनरल फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, cos फाई को 1 रख दिया। अगर इसके प्लेस पर हम आर सर्किट के बाद आते हैं एल और सी सर्किट पे, इफ एसी सर्किट इज प्योर सी सर्किट और एल सर्किट, एसी सर्किट प्योर सी सर्किट या एल सर्किट हो, तो आपको पता है कि वोल्टेज और करंट इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। एल सर्किट में वोल्टेज लीड करता है करंट को 90 डिग्री, और सी सर्किट में करंट लीड करती है वोल्टेज को 90 डिग्री। ये एल सर्किट के लिए है और ये सी सर्किट के लिए है। तो जो एवरेज पावर लॉस आएगा P एवरेज, वो हो जाएगा Vrms Irms इंटू cos फाई। फाई के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये एवरेज पावर लॉस 0 हो जाएगा। तो L और C सर्किट के लिए एवरेज पावर लॉस क्या होता है, 0। तो इन्हें हम वो सर्किट भी कह सकते हैं कि L और C सर्किट जो हैं इनके बीच इनमें पावर लॉस 0 होता है। तो इन सर्किट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए फिल्टर। इनका यूटिलाइजेशन फिल्टर में भी हो सकता है, फिल्टराइजेशन के लिए भी यूज करते हैं, इंडक्टर फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर। तो ये पावर लॉस इनके अक्रॉस 0 होता है। और इनके प्लेस पर अगर कोई भी ऐसी सर्किट हो तो उसके लिए हम सिंपल एक ही फॉर्मूला यूज कर देंगे, P एवरेज = Vrms Irms cos फाई, जहां cos फाई की वैल्यू होगी R/Z। किसी किसी बुक में इसे EMF के टर्म में भी लिखा होता है, तो हम P एवरेज = EV IV cos फाई ऐसे भी लिख सकते हैं। V मतलब वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू को ही RMS वैल्यू भी बोलते हैं। तो वोल्टेज की, EMF की वर्चुअल वैल्यू, करंट की वर्चुअल वैल्यू इनटू पावर फैक्टर।
तो ये था हमारा पावर लॉस का एक्सप्रेशन इन एसी सर्किट। तो आज हमने इस वीडियो में स्टडी किया है एवरेज पावर लॉस इन एसी सर्किट, क्वालिटी फैक्टर एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो होप सो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इन स्पाइट ऑफ दिस, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, तो you may ask in comment box. So thanks for watching Amazing Physics Tutor channel and myself पंकज कुमार त्रिपाठी। आगे भी आपको वीडियोस बहुत ही अच्छे क्वालिटीज़ के और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के मिलते रहेंगे। अभी इसके बाद एक न्यूमेरिकल की सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।